गोली की आवाज सुन वहां काम कर रहे सारे लोग हड़बड़ा गए और यहाँ वहां भागने लगे। रोहित ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और सबसे बोला, सारे लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मुझे हर एक आदमी सही सलामत चाहिए। उनमें से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। पर सर, आपके साथ हमारा होना जरूरी है, उन बॉडीगार्ड्स में से एक ने कहा तो रोहित चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हारी बातों में किसी को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, मरने के बाद जमीन तक नसीब नहीं होगी दफन होने के लिए और ना ही जलने के लिए। लड़कियां। रोहित इतने गुस्से में था कि सारे गार्ड उसे देख डर गए और उसके कहे मुताबिक काम करने लगे। तभी वहां पर 5 से 6 गाड़ी आ गई जिनमें से बहुत सारे आदमी हाथों में हथियार लेकर उतरे। उन सब को देख रोहित एक ईंट के बने पिरामिड के पीछे छुप गया और अपनी गन को लोड करते हुए झल्ला कर बोला, कितनी बुरी किस्मत है मेरी, एक तो भाई की सजा और ऊपर से इन सब का नाटक। इन लोगों को भी आज ही आना था। फिर अगले ही पल वो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा और हंसते हुए बोला, अरे ये तो सजा नहीं मजा है। इन सब के अटैक के बाद भाई मेरी सजा के बारे में तो भूल ही जाएंगे और मुझे एक दिन में इतना सारा काम करना भी नहीं पड़ेगा। यार, ये लोग दुश्मन नहीं फरिश्ते हैं जो मुझे भाई की सजा से बचाने आए। आई लव यू मेरे दुश्मनों। तभी एक गोली ईंट पर आकर लगी जिससे ईंट पिरामिड की साइड से कुछ ईंटें जमीन पर गिर गए। अबे यार, बड़ी जल्दी है इन लोगों को मुझे मारने की, रोहित ने कहा और अपने स्मार्ट वॉच का एक बटन प्रेस कर दिया और फिर ईंटों के बीच से थोड़ी सी जगह में उसने गन की पोजीशन रखी और उन आदमियों को शूट करने लगा। रोहित का निशाना इतना अच्छा था कि अंधेरा होने के बावजूद भी उसका निशान एकदम सटीक लग रहा था। लेकिन 6 लोगों को मारने के बाद सब उस ईंट के ढेर की और एक साथ फायरिंग करने लगे जिससे वो ईंटों का पिरामिड पूरा देर हो गया। ये देख रोहित तुरंत वहां से सीमेंट मिक्स करने वाली गाड़ी की ओर भागा, लेकिन इस बीच उन आदमियों ने उसे देख लिया और सारे आदमी रोहित की दिशा की ओर गोली चलाने लगे। अंधेरा होने की वजह से रोहित को उन गोलियों से बचने में आसानी हो रही थी, लेकिन एक गोली सीधे जाकर रोहित के हाथ पर लग गई और उसके हाथ से उसकी गन वही छूट गई। रोहित गाड़ी के पीछे छुप गया और अपने जख्मी हाथ को अपने यरे हाथ से कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। रोहित परेशान होते हुए बोला, अरे यार भाई, अब तक आए क्यों नहीं? भाई जल्दी आ जाओ, नहीं तो आपके छोटे भाई की समाधि यही बनानी पड़ेगी। तब तक ऋषभ रोहित के बॉडीगार्ड सारे लोगों को सुरक्षित कर वहां आ गए थे और उन लोगों पर अटैक कर दिया। तभी वहां पर 10-12 गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से ऋषभ, प्रवीण, शिवाय और ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड्स आए और उन लोगों ने मिलकर सारी सिचुएशन संभाल ली। सब कुछ खत्म होने के बाद शिवाय चिल्लाते हुए बोला, अबे रोहित के बच्चे बाहर आ जा, डरपोक कहीं का कहाँ छुप कर बैठा है। अबे कमीने डरपोक, तू होगा समझा। एक तो अकेली सी जान को अकेला छोड़ दिया और ऊपर से मुझे डरपोक बोल रहा है। रोहित बाहर आते हुए बोला। उसने अपने हाथ को अभी भी कसकर पकड़ रखा था। उसकी नीली शर्ट खून से भर गई थी। ये देख सब डर गए और उसके पास आए। ऋषभ में जब रोहित के हाथ से खून निकलता देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो उन आदमी के पास आया जो लगभग मरने की हालत में थे। ऋषभ ने एक का गला पकड़ा और सिर्फ 2 शब्द बोला, किसने भेजा?
उस आदमी ने डरते हुए कहा। अनंत सेठी। उसकी बात खत्म होते ही ऋषभ ने अपने हाथों पर जोर लगाया और एक कड़क की आवाज से उसे आदमी के गर्दन से उसके हड्डी टूटी और वो वहीं मर गया। ऋषभ उठा और अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए गुस्से से बोला, आनंद सेठी और आलोक शेरगिल, लगता है मैंने तुम लोगों को बहुत छूट दे दी। शायद याद दिलाना होगा ऋषभ, शेरगिल कौन है? फिर वह रोहित को लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में रोहित का इलाज होने के बाद सब उसे लेकर कर घर चले आए। घर आने के बाद ऋषभ सीधे अपने कमरे में चला गया। सुरेखा ने जब रोहित की हालत देखी तो घबराते हुए बोली, रोहित ये क्या हो गया? तुझे गोली कैसे लग गई? हीरे की कसम रोहित कहीं तू भी तो ऋषभ के साथ इन सब कामों में नहीं जुड़ गया ना? नहीं मां, मैं कहाँ भाई के साथ हूँ। वो भाई पर अटैक हो गया था और मैं भाई के साथ था, तो इस बीच मुझे गोली लग गई, रोहित ने समझाते हुए कहा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई? शोभा ने भी घबराते हुए पूछा। तो रोहित शोभा का हाथ पकड़कर बोला, बड़ी माँ कुछ भी नहीं हुआ है, बस हाथ पर लगी है और वो भी गोली छू कर निकली थी, इसलिए टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, अब तुम अपने कमरे में आराम करो, ऋषिधर जी ने कहा। तो रोहित अपने कमरे में चला गया और बाकी सब भी। ऋषभ अपने कमरे से निकाल स्टडी रूम की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर नीचे हॉल पर पड़ी। अनोखी हॉल के सोफे पर फोन के पास बैठी थी और कुछ सोच रही थी। उसने रिसीवर उठाया, फिर वापस रख दिया। कुछ सोचने के बाद उसने फिर रिसीवर उठाया और 3 नंबर डायल कर वापस फोन रख दिया। उसकी ये हरकत देख ऋषभ की आंखें छोटी हो गई। फिर अनोखी सोफे से उठी और शोभा के कमरे की ओर बढ़ गई तो ऋषभ भी नीचे चला आया और शोभा के कमरे की ओर बढ़ गया। वो शोभा के कमरे के दरवाजे पर ही रुक गया। अनोखी कमरे के अंदर शोभा के पास खड़ी थी। शोभा ने अनोखी से पूछा, हाँ अनोखी बोलो, कुछ काम था तुम्हें मुझसे? मुझे कुछ चाहिए था, पर आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अनोखी ने डरते हुए कहा। तो शोभा मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, मैं गुस्सा क्यों करूंगी? पूछो क्या पूछना है। मुझे आलोक अंकल से बात करनी है। क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है? अनोखी ने कहा। उसकी बात सुन शोभा के हाथ उसके गाल से हट गए और वो चौंक कर उसे देखने लगी। ये पहली बार था जब अनोखी किसी से बात करना चाहती थी। ऋषभ ने जब अनोखी के मुंह से आलोक का नाम सुना तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो कमरे के अंदर गया और अनोखी की बाह पकड़ उसे अपनी ओर किया। सबने इतनी जोर से अनोखी का हाथ पकड़ा था कि अनोखी दर्द से चिल्लाती पड़ी। ऋषभ ये क्या कर रहा है? छोड़ अनोखी को। शोभा ने ऋषभ के हाथों से अनोखी को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन वह चाहकर भी अनोखी को ऋषभ से अलग नहीं कर पा रही थी। ऋषभ ने शोभा के हाथों को दूर किया और अनोखी के जबड़े को पकड़कर बोला, कहा था ना मैंने हद में रहो। इस घर में सुकून से और जिंदा रहना चाहती हो तो आलोक शेरगिल के बताएं पैतरों को अपनाना बंद करो। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी लगता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ बताओ, लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा ना उसे आलोक शेरगिल भी नहीं रोक सकता। इतना बोल ऋषभ गुस्से से ऋषभ ने गुस्से
से अनोखी को छोड़ा और शोभा के कमरे से चला गया। उसके छोड़ते ही अनोखी बेड पर बैठ गई और रोने लगी। शोभा ने उसे गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, बस चुप हो जाओ अनोखी, मैं ऋषभ से बात करती हूँ। वो अपने गुस्से में कुछ भी कर जाता है। नहीं नहीं, आप उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो वो और गुस्सा करेंगे। गलती मेरी थी, मैं जाती हूँ यहाँ से। अनोखी शोभा से अलग होकर बोली और वहां से चली गई। शोभा बेप्सी से बस उसे जाते हुए देख रही थी। उसने खुद से कहा, ऋषभ ऋषभ क्यों करता है तू गुस्सा इतना? तू गुस्से में कब क्या कर जाता है तुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं तो सोचा था कि अनोखी के साथ रहकर तूने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया होगा, पर आलोक का नाम सुनते ही तू सब कुछ भूल जाता है, अपने जज्बातों को भी। खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ऋषभ के चेहरे से अभी भी गुस्सा झलक रहा था। जब सबने उसे गुस्से में देखा तो सबको यही लगा कि शायद रोहित के जख्मी होने की बात पर वो अभी भी गुस्सा है। तभी अजय ने कहा, अरे भाभी, ये अनोखी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं गई थी उसे बुलाने, पर उसने कहा उसे भूख नहीं है। शोभा ने उदास लहजे में कहा। उसकी बात सुन ऋषभ के हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपना खाना जारी रखा। ऋषिधर जी ने शोभा से पूछा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना शोभा? हाँ पापा, उसकी तबीयत ठीक है और आप चिंता मत करो, मैं बाद में उसे कुछ खिला दूंगी। शोभा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। देहरादून हॉस्पिटल के बाहर विक्रम की कार आकर रुकी। विक्रम कार से बाहर आया और अपने फोन में देखते हुए बोला, ये हार्दिक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसका ऑपरेशन अब तक चल रहा है क्या? जरा देखो तो सच का सर्जरी में ही लगा है या किसी नर्स के साथ गुलछरे उड़ा रहा है जो मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे रहा। विक्रम अपने फोन में देख अपने आप से बातें करता हुआ हॉस्पिटल के अंदर की ओर जा रहा था, तभी वो किसी लड़की से टकरा गया। टकराने की वजह से वो लड़की गिरने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे उसकी कमर से थामकर गिरने से बचा लिया। इन सब चक्कर में विक्रम का फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया, लेकिन विक्रम की नजर अपने फोन पर नहीं थी। वो तो अपनी बाहों में लिए उस लड़की को देख रहा था जिसकी सिर्फ बंद आंखें नजर आ रही थी और आधा चेहरा दुपट्टे की वजह से ढक गया था। विक्रम ने अपने दूसरे हाथ से धीरे से उसे दुपट्टे को उस लड़की के चेहरे से हटाया। वो लड़की डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसका खूबसूरत सा चेहरा देख विक्रम एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। जब उस लड़की को ये एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने आप को किसी अनजान की बाहों में देख वो हड़बड़ा गई। विक्रम भी अपने होश में आया। उसने उस लड़की को सीधा खड़ा किया और उससे बोला, आई एम सॉरी, मैं फोन में देख कर चल रहा था, इस वजह से आपसे टकरा गया। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, उस लड़की ने धीरे से कहा। विक्रम दोबारा उससे माफी मांगते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती की वजह से आप गिरने वाली थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं आई, उस लड़की ने दोबारा कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। विक्रम ने गौर किया तो उस लड़की की आंखों में आंसू थे। ये देख न जाने क्यों विक्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
विक्रम से जब रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या हुआ? क्या आपका कोई अपना हॉस्पिटल में क्रिटिकल है? विक्रम की बात सुन उस लड़की ने नजर उठाकर उसे देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। विक्रम ने कुछ सोचा और अपनी पैंट की पॉकेट टटोलने लगा, लेकिन उसे जो चीज चाहिए थी वो उसे उसकी पैंट की पॉकेट से नहीं मिली तो उसने अपने कोट की पॉकेट चेक की। तभी उसे अपने कोट के राइट साइड के पॉकेट में एक डेयरी मिल्क का पैकेट मिला। विक्रम डेयरी मिल्क को उस लड़की को देते हुए बोला, ये आपके लिए। वो लड़की कंफ्यूज हो गई। उसने एक बार डेयरी मिल्क की पैकेट को देखा और फिर विक्रम को, तो विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, कहते हैं मीठा खाने से स्ट्रेस कम होता है और मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान के लिए आप परेशान हो रही है वो बहुत ही जल्द ठीक होने वाला है, तो उनके ठीक होने की खुशी में एडवांस में कुछ मीठा हो जाए। विक्रम ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा है। विक्रम के एक्सप्रेशन और उसकी बातें सुन उस लड़की के रोते हुए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट गई। उसने डेयरी मिल्क का पैकेट लिया और बोली, थैंक यू, इसके लिए भी और आपकी विश के लिए भी। इतना बोल वो लड़की वहां से जाने लगी। तभी विक्रम ने पूछा, वैसे आपने अपना नाम क्या बताया था? वो लड़की रुकी और उससे बोली, लेकिन मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया। अरे हाँ, आपने तो नाम ही नहीं बताया था। कहते हुए विक्रम का चेहरा मुरझा गया। वो लड़की फिर जाने लगी, लेकिन 2 कदम चल वो रुकी और मुड़कर विक्रम से बोली, वैसे मेरा नाम प्रीति है। इतना बोल प्रीति वहां से चली गई है। विक्रम मुस्कुराते हुए खुद से बोला, प्रीति, हाय क्या प्यारा नाम। तभी उसकी नजर अपने बेचारे फोन पर गई जो कब से जमीन पर पड़ा था। विक्रम ने उसे उठाकर उस पर से मिट्टी हटाते हुए बोला, अरे यार, सॉरी, तुझे तो मैं भूल ही गया। देखो तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? हॉस्पिटल के अंदर पूरे 9 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर विल्सन, हार्दिक और बाकी के डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर उसको बाहर आता देख सब उनके पास आ गए। सबसे पहले मनीष ने पूछा, डॉक्टर मेरी बीवी, मेरी अर्चना, वो ठीक है ना? डॉक्टर विल्सन मुस्कुराते हुए बोले, एस शी इज ऑलराइट, विल कम इन हरन सेंस, कंग्रेचुलेशंस, सर्जरी इज सक्सेसफुल, शी आफ्टर 12 हॉर्स। इतना बोल डॉक्टर विल्सन वहां से चले गए। मिस्टर मित्तल ने खुशी से गौरव को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, गौरव गौरव, तुम्हारी माँ ठीक हो गई, मेरी अर्चना ठीक हो गई, वो होश में आ जाएगी 12 घंटे बाद। फिर वो ओमकार को गले लगाकर बोला, ओमकार, तुमने सुना ना, 12 घंटे बाद तुम्हारी मम्मी होश में आ जाएगी। वो बिल्कुल ठीक हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ओमकार ने भी खुशी में मनीष को गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ तो वो उससे दूर हो गया। तब तक प्रति भी वहां आ गई थी। उसने सबके होठों पर हंसी देखी तो समझ गई कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। ओमकार प्रीति को गले लगाकर बोला, भाभी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मैं जान गई। ओमी, क्या मैं अपनी अर्चना से मिल सकता हूँ? मनीष ने हार्दिक से पूछा तो हार्दिक बोला, नहीं, आप अभी नहीं मिल सकते। उन्हें 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना है। 12 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। उसके बाद आप सब एक एक कर उनसे मिल सकते हैं। लेकिन होश में आने के बाद भी सेंस में नहीं होगी, इसलिए बातें नहीं करना है। बाकी की बातें मैं आपको बाद में
बता दूंगा। इतना बोल हार्दिक भी डॉक्टर के साथ चला गया। ओमकार की नजर जब प्रीति के हाथ में चॉकलेट के पैकेट पर गई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है भाभी, आपको पूरा यकीन था कि मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ही और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसलिए मीठा पहले ही ले आई। ओमकार की बात सुन प्रीति की नजर अपने हाथ में पकड़े चॉकलेट पर गई। उसे देख प्रीति को विक्रम और उसकी बातें याद आ गई, जिससे वो मुस्कुराने लगी। उसने कहा, ये मेरा यकीन नहीं, किसी और का यकीन था और उसकी विश भी। किसकी बात कर रही है आप? ओमकार में कंफ्यूज होते हुए पूछा तो प्रीति बोली, पता नहीं, बाहर एक लड़का मिला था, बातों ही बातों में पता चला कि मेरा कोई अपना क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है, तो वो चॉकलेट देते हुए बोले कि देखना ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, इसलिए एडवांस में ही मुंह मीठा कर लो। काफी इंटरेस्टिंग बंदा है, ओमकार ने हंसते हुए कहा तो प्रीति भी मुस्कुरा दी। हार्दिक जब अपने केबिन में आया तो विक्रम को अपने केबिन में देखो एक पल के लिए चौंक गया। फिर अपने डॉक्टर कोट को चेयर पर रखते हुए विक्रम से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखने आया हूँ तू जिंदा है या मर गया। कितना फोन किया, मैसेज किया, एक का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है और ना फोन उठा रहा है। अबे ऐसी कौन सी सर्जरी में बिजी हो गया था तू जो दुनिया से परे हो गया? विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा तो हार्दिक अपने माथे को 2 उंगलियों से सहलाते हुए बोला, अरे यार क्या बताऊं, सर्जरी इतनी लंबी हो गई ना कि हालत खराब हो गई। अच्छा ये सब छोड़, पहले बता सर्जरी सक्सेसफुल हुई या नहीं? विक्रम ने अपने गुस्से को साइड में रखते हुए पूछा। हार्दिक मुस्कुराहट के साथ बोला, सक्सेसफुल हो गई। पता है तुझे, जिसकी सर्जरी कर रहे थे वो 20 साल से कोमा में थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तब प्रेगनेंसी इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता था, लेकिन दोनों बच गए थे, पर इन सब में वो लेडी विक पड़ गई और कोमा में चली गई। तभी विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, इस लेडी की फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस है, तभी तो डॉक्टर विल्सन को इंडिया बुला लिया सर्जरी करने के लिए। मैंने सुना है ये डॉक्टर ऐसे ही किसी का इलाज नहीं करता और दूसरे कंट्री में जाकर इलाज करना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सच का, इसलिए तो सारे डॉक्टर हैरान थे और उसकी सर्जिकल टीम में आने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन तेरे दोस्त के टैलेंट ने से उसे भी इम्प्रेस कर दिया, तभी तो उसने मुझे अपनी टीम में लिया है। हार्दिक ने अपनी तारीफ करते हुए कहा तो विक्रम उसे घूर कर देखने लगा। उसकी शक्ल देख हार्दिक हंसने लगा और फिर उसके सामने हथेली आगे कर बोला, अच्छा चलिए सब छोड़, चॉकलेट निकाल, वैसे भी बहुत थक गया हो, थोड़ा मीठा खाकर अपना स्ट्रेस कम कर लेता हूँ। चॉकलेट का नाम सुन विक्रम को प्रीति का चेहरा याद आ गया और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। हार्दिक में जब उसे स्माइल करते देखा तो मुंह बनाकर बोला, अबे ओए स्माइल क्या कर रहा है? चॉकलेट देना नहीं है मेरे पास, विक्रम ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा। हार्दिक ने पहले तो उसे घूरा और फिर बोला, चॉकलेट के पुजारी, तेरा एक चॉकलेट खा लूंगा तो दुनिया में चॉकलेट की कमी नहीं हो जाएगी। झूठ क्या बोल रहा है, तेरे पास और चॉकलेट नहीं होगा, ये मैं मान ही नहीं सकता। अब जल्दी नाटक बंद कर। अबे यार सच बोल रहा हूँ, नहीं मेरे पास चॉकलेट, तू चाहे तो चेक कर ले, विक्रम ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। उसे प्रीति के साथ हुई अपनी बातें याद आ रही थी, जिसे याद
कर वो चाहकर भी अपने होठों की मुस्कुराहट छुपा नहीं पा रहा था। हार्दिक ने विक्रम के चेहरे को गौर से देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तू इतना जो मुस्कुरा रहा है, क्या बात है जो मुझसे छुपा रहा है? मैं यूं ही मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या? कम ऑन यार, अब मैं विक्रम ने अपना चेहरा फेर कर कहा तो हार्दिक मुंह बनाते हुए अपनी चेयर से उठकर बोला, ठीक है मत बता, लेकिन याद रखना तेरी ये बात ज्यादा दिन छुपेगी नहीं। फिर उसने अपना कोट उठाया और फोन लेकर केबिन के बाहर चला गया। विक्रम भी उसके पीछे केबिन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी हार्दिक वापस केबिन के अंदर आ गया और विक्रम को भी पीछे कर दिया। उसकी ये हरकत देख विक्रम चौंक गया और उसने पूछा, अरे क्या कर रहा है? जाना नहीं है क्या? चुप कर और वो देख। हार्दिक ने अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने कहा और फिर इशारे से विक्रम को बाहर देखने बोला। विक्रम ने भी बाहर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। हार्दिक के केबिन के बाहर से आलोक गुजर रहा था। आलोक अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो कोलकाता में थे ना? विक्रम ने फुसफुसाते हुए हार्दिक से पूछा। तो हार्दिक भी फुसफुसाते हुए बोला, अरे कोलकाता में थे या नहीं उससे तुझे क्या करना है? लेकिन ये इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? कहीं ऋषभ ने कालंदी या अनंत को टपका तो नहीं दिया? अबे अनंत सेठ ही क्या कच्ची कैरी है जो ऐसे ही टपक जाएगा, पर कालंदी का कुछ नहीं कह सकते। चल देखते हैं क्या मामला है, विक्रम ने कहा और फिर वो दोनों छुप छुपाते आलोक के पीछे चले गए। आलोक आईसीयू के पास आया। आईसीयू के सामने मनीष, गौरव और ओमकार थे और डॉक्टर विल्सन भी वहीं खड़े अर्चना की फाइल देख रहे थे। इस वक्त प्रीति उनके साथ नहीं थी। ओमकार ने प्रीति को घर भेज दिया था। आलोक को देख डॉक्टर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर शेरगिल, माय वर्क इज डन, थैंक यू सो मच। आलोक ने हाथ मिलाते हुए कहा तो डॉक्टर विल्सन हंसते हुए बोला, नो नीड टू बैंक मी, इट्स माय वर्क। एनीवेज लेट अस हैव ए कप का कॉफी इन माय केबिन। श्योर, आई विल कम आफ्टर सम टाइम, मुस्कुराते हुए कहा। आलोक ने ओके आई एम वेटिंग कहते हुए डॉक्टर विल्सन वहां से चला गया। ओमकार ने जब आलोक को देखा तो पहचान गया कि ये आलोक शेरगिल है। आलोक को देख ओमकार हैरान के साथ साथ बहुत गुस्सा भी हो गया। मनीष मुस्कुराते हुए आलोक के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेरगिल, आपकी वजह से आज मेरी अर्चना ठीक हो गई है, इसमें थैंक यू कैसा भूल गए, कीमत ली है मैंने और ट्रस्ट मी इस सौदे में मेरा फायदा ज्यादा हुआ है। आलोक की बात सुन मनीष के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई। तभी ओमकार गुस्से से आलोक का कॉलर पकड़ कर बोला, मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी अनोखी? क्या किया तुमने उसके माथ? बोलो कहाँ है वो? ओमकार के कॉलर पकड़ने पर भी आलोक के चेहरे पर रत्ती भर गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके होठों पर तो एक हंसी थी। दीवार के पीछे छुपे विक्रम और हार्दिक ने जब ओमकार के मुंह से अनोखी उसकी बहन है ये सुना तो वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये अनोखी की फैमिली है, उन दोनों ने एक साथ धीरे से कहा। आलोक ने ओमकार के हाथों को अपने कॉलर से हटाकर कहा, अनोखी तुम्हारी बहन? तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्योंकि जहां तक सबको पता है तुम्हारी बहन का नाम तो मिताली है ना? तो अनोखी से तुम्हारा क्या लेना देना? वो जिंदा है या मर गई
सही सलामत है या जख्मी, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आलोक की बात खत्म होते ही ओमकार ने एक जोरदार घूंसा आलोक के चेहरे पर मारा। उसका गुस्सा इतना भारी था कि आलोक के मुंह से खून निकलने लगा। आफ्टर ऑल ओमकार एक फाइटर है तो उसके गुस्से में दम तो होना ही था। आलोक को जख्मी देख हार्दिक उसके पास जाने लगा। तभी विक्रम ने उसे रोक लिया और फुसफुसाते हुए बोला, अबे रुक, कहाँ जा रहा है? चुपचाप यहीं खड़ा रह। ओमकार, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मत भूलो आज इसी आदमी की वजह से तुम्हारी माँ सही सलामत है। मनीष ने ओमकार पर चिल्लाते हुए कहा। तभी ओमकार चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया। मनीष, मित्तल, और कितना गिरोगे? ये तो सोचो कि जब मम्मी होश में आएगी तब क्या बताओगे आप उन्हें? बता पाओगे कि उनकी बेटी कहाँ है? बता पाओगे कि उसके जन्म से लेकर आप अब तक हम लोगों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? बता पाओगे कि अपने स्वार्थ के लिए आपने उनकी निशानी को इस आदमी के हाथों बेच दिया? ओमकार की बात सुन मनीष की नजरें नीच नीचे हो गई। ओमकार फिर आलोक के पास आया और गुस्से से बोला, साफ साफ बता दो, मेरी बहन कहाँ पर है, वरना मैं यही तुम्हारी जान ले लूंगा। और ऐसे काम करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? अगर कोई उसके साथ कोई ऐसा करता तो? कोई नहीं करता ऐसा। किसी की हिम्मत नहीं है कि आलोक शेरगिल की बेटी को हाथ तक लगाए। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बेटी मेरी जान है। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी उसके साथ बुरा नहीं करूंगा। लेकिन अनोखी के साथ ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि ये उसका परिवार है। सॉरी, परिवार था। ऐसा बाप, ऐसे भाई जिसने बचपन से लेकर आज तक उसे तिल तिल मारा। इसलिए तुम्हें जानने का ये हक ही नहीं है कि वो इस वक्त कैसी है। और रही बात मुझे मारने की, तो ये बात तो तुम भूल ही जाओ। आलोक, शेरगिल को मारना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता ना तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता, और इन 2 सालों में तो तुम जान ही गए होंगे कि मैं क्या चीज हूं। इन 2 सालों में तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर मुझ तक पहुंच तक नहीं पाए और मेरी जान लेने की बात कर रहे हो। अगर समझदार हो तो सोचो, जब मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर जा सकता हूं, तुम्हारी माँ को जीवन दान दे सकता हूं, तो और क्या क्या कर सकता हूं मैं। इसलिए जो माँ होश में आई है उसके साथ जिंदगी बिताओ। अपनी बहन मिताली के साथ रक्षाबंधन मनाओ। अपने बाप के साथ ऑफिस जाओ और अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलो। इसी में तुम्हारी भलाई है बच्चे। कहते हुए आलोक ने ओमकार के गाल को थपथपाया और मुड़कर जाने लगा। उसकी बातों पर ओमकार ने गुस्से से अपनी मुठियां बंद कर ली थी। आलोक 2 कदम चला और फिर मुड़कर बिना किसी भाव के ओमकार को देखकर बोला, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं। अनोखी जहां है सही सलामत है और उसे वो सारी चीज मिल रही है जिसकी वो हकदार है। कहते हुए आलोक वहां से चला गया और ओमकार बस जाते हुए उसे गुस्से देख रहा था। डॉक्टर विल्सन से मिलने के बाद आलोक पार्किंग एरिया में अपने कार के पास आया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला। तभी किसी ने दरवाजे पर हाथ रख दरवाजा वापस बंद कर दिया। आलोक ने मुड़कर देखा तो वो विक्रम था और उसके साथ हार्दिक भी था। उन दोनों को देख आलोक की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हार्दिक बोला, आलोक अंकल, अर्चना मित्तल, मेरा मतलब अनोखी की माँ की सर्जरी में
मैं भी शामिल था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और मैं इससे मिलने आया था हॉस्पिटल, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ आने के बाद इतना कुछ पता चलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सब कुछ नहीं पता चला, विक्रम ने भी कहा। तो जितना पता चला है उतनी जानकारी ने खुश हो जाओ और मेरे रास्ते से हटो, आलोक सख्त लहजे में बोला और वापस दरवाजा खोल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी विक्रम विंडो के पास छुपाकर आलोक से बोला, नहीं आलोक अंकल, इतने में हम लोगों को खुशी नहीं होगी। जब तक सब नहीं जान लेंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, हम खुद पता कर लेंगे, और अगर हम नहीं पता कर पाए तो कम से कम ऋषभ को तो बात ही सकते हैं ना। आफ्टर ऑल बीवी है उसकी, जानना हक बनता है अपने ससुराल के बारे में। विक्रम की बात सुन आलोक ने गुस्से से उसे घूरा तो विक्रम ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। आलोक दांत पीसते हुए बोला, गाड़ी में बैठो। उसके कहते ही वो दोनों जल्दी से कार में बैठ गए और आलोक कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। अनोखी का कमरा। अनोखी अपने बेड पर सो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और चेहरे पर घबराहट, और वो नींद में कुछ बोले जा रही थी, जैसे वह कोई सपना देख रही हो। एक अंधेरे कमरे में 9 साल की अनोखी डरी सहमी सी एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने डरते हुए कहा, पापा पापा, मैंने कुछ नहीं किया पापा। मैंने मम्मा का ऑक्सीजन मास्क नहीं हटाया पापा, मेरा यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं जब गई थी तब मम्मा का मास्क निकला हुआ था। मैंने नहीं निकाला, प्लीज यकीन करो पापा मेरा। अनोखी के सामने मनीष अपने हाथों में बेल्ट लिए खड़ा था। उसने बेल्ट के सिरे को अपनी हथेली में लपेटा और चिल्लाकर बोला, तेरी वजह से अर्चना कोमा में चली गई और अब तू उसे मारना चाहती है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अर्चना के पास जाने की? तुझे मना किया था ना विला के अंदर आने के लिए और तू सबसे छुपते छुपाते मेरे रूम में चली गई। तू उसे मारना ही चाहती है, इसलिए तूने उसका ऑक्सीजन मास्क हटाया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू रहेगी तो मेरी अर्चना कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगी। इतना बोल मनीष ने अनोखी को बेल्ट से मारा। पहली बार बेल्ट का वार पड़ते ही अनोखी जोर से चिल्लाई और जमीन पर पेट के बल लेट गई। उसके बाद लगातार मनीष अनोखी की पीठ पर बेल्ट से मारता रहा, वो भी तब तक जब तक अनोखी की पीठ खून से भर नहीं गई और वो बेहोश नहीं हो गई। ऋषभ का कमरा। ऋषभ सोफे पर बैठ लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी लैपटॉप पर नहीं था। उसके जहन में तो अनोखी चल रही थी। उसने गुस्से में अनोखी के साथ वैसा बर्ताव कर तो दिया था, लेकिन अब उसे बुरा लग रहा था। अनोखी के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। उसने गुस्से में लैपटॉप को जमीन पर पटक दिया और बालकनी में आ गया। वो रेलिंग पर हाथ मारते हुए बोला, गलती उसकी है। वो क्यों आलोक शेरगिल से बात करना चाहती है? आखिर क्या बात करनी है उसे? रोहित के बारे में ही बताना होगा ना, वरना उसने तो इन 2 सालों में कभी आलोक शेरगिल से बात नहीं की, फिर आज ही क्यों करनी थी? मेरा शक सही है, वो ही गलत है। मैंने जो कुछ भी उसके साथ किया, जैसा बर्ताव किया वो सही किया, तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है?
क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्यों यहाँ टिस्सी उठ रही है? कहते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर दरवाजा खोलना चला गया। उसने दरवाजा खोलाल कर देखा तो सामने शोभा खड़ी थी और वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। ऋषभ उससे कुछ पूछता उससे पहले ही शोभा ने ऋषभ से पूछा, ऋषभ क्या अनोखी तुम्हारे साथ है? शोभा को ऐसे अचानक से अनोखी के बारे में पूछता देख ऋषभ की आंखें छोटी हो गई। उसने शोभा की बात का जवाब ना देते हुए उसी से सवाल किया, क्यों क्या हुआ मॉम? जो पूछा है उसका जवाब दो। वो है तुम्हारे साथ या नहीं? मुझसे सवाल मत करो, शोभा ने गुस्सा होते हुए कहा तो ऋषभ ने जवाब दिया, नहीं नहीं है वो मेरे साथ। अब बताओ क्या हुआ है? मैं उसके कमरे में गई थी खाना लेकर पर वो कमरे में थी ही नहीं। मैंने सब जगह चेक किया पर कहीं नहीं है वो। इसलिए मैंने सोचा शायद वो तेरे कमरे में होगी, पर यहाँ भी नहीं है। न जाने कहाँ चली गई। इतना बोल शोभा हड़बड़ाहट में वहां से निकल गई। अनोखी कहीं मिल नहीं रही है ये जान ऋषभ की बेचैनी और बढ़ गई। उसने पहले की तरह ही अपना फोन निकाला और घर के हिडन कैमरे की फुटेज देखने लगा। फुटेज में अनोखी अपने कमरे से बाहर निकलती हुई नजर ही नहीं आई। ये देख वो तुरंत अनोखी के कमरे की ओर भागा। सपने जब ऋषभ को अनोखी के कमरे की ओर भागते देखा तो वो भी उसके पीछे चले गए। ऋषभ अनोखी के कमरे में आया और चारों ओर देखने लगा। रिया ने ऋषभ से कहा, भाई छोटी सी भाभी यहाँ नहीं है। हम लोगों ने वॉशरूम बालकनी सब चेक किया, वो नहीं है यहाँ पर। यही है वो, कमरे से बाहर निकली ही नहीं है। ऋषभ की बात सुन सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर कमरे के चारों ओर देखा। उन्हें सच में अनोखी कहीं नजर नहीं आई। ऋषभ ने कमरे का हर एक कोना चेक किया लेकिन अनोखी नहीं मिली। उसने कुछ सोचा और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। सब उसे देख रहे थे। ऋषभ ने नीचे छुपकर बेड के नीचे झांका। अनोखी बेड के नीचे पेट के बल लेटी और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा रखा था। कपकेक। ऋषभ ने अनोखी को पुकारा। उसके मुंह से कपकेक सुन सब चौंक गए और एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगे। भाई आप क्या बोल रहे हो? रिया ने ऋषभ से पूछा लेकिन ऋषभ उसकी बात को इग्नोर करता हुआ फिर अनोखी से बोला, कपकेक इधर देखो। लेकिन अनोखी ने उसे नहीं देखा। इस बार ऋषभ में सख्त लहजे में उसका नाम लेकर पुकारा, अनोखी मैंने कहा यहाँ देखो। इस बार अनोखी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। अनोखी के चेहरे को देख ऋषभ चौंक गया। अनोखी का पूरा चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा था। उसकी आंखें पूरी लाल थी, उसके होठ कांप रहे थे। ऋषभ ने तुरंत कहा, अनोखी बाहर निकालो। तभी अनोखी बच्चों वाली आवाज में रोते हुए बोली, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। अनोखी की ये बात ऋषभ के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी को दर्द दिया है लेकिन कभी उसे मार नहीं था। उसने फिर से कहा, अनोखी बाहर आओ। लेकिन अनोखी ने फिर वही बात कही तो इस बार ऋषभ चिल्लाकर बोला, अनोखी मैंने कहा बाहर आओ।
उसके चिल्लाने से अनोखी सहम गई और बेड के दूसरी ओर से बाहर आई। जब सबने अनोखी को बेड के नीचे से बाहर निकलता देखा तो वो हैरान हो गए और अनोखी की हालत देख उनकी आंखें बड़ी हो गई। अनोखी के पूरे बाल बिखरे थे, उसका शरीर कांप रहा था। शोभा ने अनोखी के पास जाने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया, अनोखी 2 कदम पीछे होकर डरते हुए बोली, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। शोभा अनोखी की बात सुन हैरान हो गई। अनोखी, ये क्या बोल रही हो तुम, और तुम बेड के नीचे क्यों थी? क्या हुआ है? क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया? शोभा ने चिंता भरे लहजे में लेकिन प्यार से पूछा। लेकिन अनोखी डर से ना में अपना सर हिलाते हुए फिर वही बात दोहराने लगी। अनोखी की ऐसी हालत देख ऋषभ ने तुरंत कहा, प्रवीण, शनाया को फोन कर और उसे तुरंत यहाँ पर बुला। सर, मैंने ऑलरेडी उसे फोन कर दिया है, प्रवीण ने जल्दी से कहा। उसने जब अनोखी की हालत देखी थी तभी उसने शनाया को फोन कर दिया था। सब अनोखी की आंखों में डर साफ नजर देख पा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अनोखी इतनी डरी हुई क्यों है और कौन सी डरने वाली बात है। शोभा ऋषभ को देख मन में बोली, क्या अनोखी ऋषभ के उस बर्ताव से डर रही है? तब तक शनाया भी वहां आ गई। शनाया को देख प्रवीण उसे एक साइड ले गया और उसे सारी बात बताई। प्रवीण की बात सुन शनाया ने पहले तो अनोखी को गौर से देखा और फिर उसके पास जाने लगी। अनोखी वापस डरते हुए 2 कदम पीछे होकर वही सब बोली तो शनाया ने एकदम शांति से प्यार से मुस्कुराते हुए अनोखी से कहा, ठीक है, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। सुना ना सबने, कोई भी अनोखी के पास नहीं जाएगा। अनोखी, तुम बिल्कुल मत डरना, ठीक है? मैं अभी सबको यहाँ से बाहर भेज देती हूँ और दरवाजा बंद कर देता हूँ। फिर कोई कमरे के अंदर ही नहीं आ पाएगा, कोई तुम्हें चोट भी नहीं पहुँचाएगा, ठीक है? इतना बोल वो मुड़ी और सबको बोली, आप सब कमरे से बाहर निकलो। ये अनोखी का कमरा है, कोई उसके पास नहीं जाएगा, ये मेरा ऑर्डर है। मैं मेरी अनोखी के पास किसी को जाने नहीं दूंगी। कहते हुए उसने आंखों से सबको बाहर जाने का इशारा किया। सब अनोखी के कमरे से एक एक कर बाहर चले गए, लेकिन ऋषभ वहीं खड़ा बस अनोखी को देख रहा था। उसे अनोखी का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था और अनोखी की हालत उससे सही नहीं जा रही थी। शनाया ने प्रवीण से इशारे में ऋषभ को ले जाने को कहा तो प्रवीण धीरे से ऋषभ से बोला, सर प्लीज चलिए, शनाया संभाल लेगी लिटिल एंजल को। इतना बोल वो ऋषभ को अपने साथ ले गया। उन सबके जाने के बाद शनाया ने कमरे का दरवाजा हल्के से बंद कर दिया, लेकिन उसने दरवाजा लॉक नहीं किया और अनोखी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, दिखा अनोखी, सब चले गए, मैंने सबको भगा दिया। उसकी बात खत्म होते ही अनोखी भागकर उसके पास आई और उसे कसकर गले से लगा लिया। अनोखी का शरीर अभी भी कांप रहा था। शनाया धीरे से अनोखी को लेकर पलट गई और उसकी पीठ दरवाजे की ओर कर दी। वो धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, अरे अनोखी, मैं हूं ना, मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। मैंने सबको भगा दिया, अब कमरे में कोई नहीं आएगा। ऋषभ और घर के सभी सदस्य कमरे की खिड़की से अंदर की ओर देख रहे थे और शनाया की बात सुन रहे थे। शनाया
ने अपने हाथों से प्रवीण को अंदर आने का इशारा किया तो प्रवीण धीरे से दरवाजा खोल अंदर आया। शनाया ने उसे इशारों में अपने बैग से इंजेक्शन निकालने को कहा। प्रवीण ने उसके बैग से इंजेक्शन निकाला और दबे कदमों से उसके पास आकर शनाया के हाथों में इंजेक्शन थामकर कमरे से बाहर चला गया। इस बीच शनाया लगातार अनोखी के पीठ को सहलाते हुए उससे बातें किए जा रहा थी। उसने धीरे से अनोखी के पीठ से उसके बालों को साइड किया और कंधे और गले के बीच में उसे इंजेक्शन लगा दिया। अगले ही पल अनोखी दर्द से चीखी और अपने गले पर हाथ रख 2 कदम पीछे हो गई। उसकी आंखें भारी होने लगी और वो बेहोश हो गई, पर वो बेहोश होकर जमीन पर गिरती उससे पहले ही ऋषभ जल्दी से कमरे के अंदर आया और उसे थाम लिया। अनोखी आंखें बंद किए हुए उसकी बाहों में थी और ऋषभ बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। तभी शनाया ने कहा, सर प्लीज इसे बेड पर सुला दीजिए। शनाया की बात सुन ऋषभ ने अनोखी को गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया। शनाया अनोखी को चेक करने लगी। तभी शोभा ऋषभ के पास आई और गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे अनोखी से दूर करते हुए बोली, मिल गई खुशी ऋषभ तुझे। देख रहा है इसकी हालत, तेरे गुस्से तेरे हरकत की वजह से इसकी ये हालत हुई है। ये क्या बोल रही हो शोभा तुम? ऋषिधर जी ने पूछा तो शोभा ने सबको ऋषभ की हरकत के बारे में बता दिया कि कैसे उसने अनोखी के साथ बिहेव किया था जब अनोखी ने आलोक से बात करने की बात कही थी। हीरे की कसम दीदी ऋषभ पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है। आखिर इसे जेठ जी से बात क्या करनी थी? सुरेखा ने कहा तो शोभा उस पर भी चिल्लाते हुए बोली, उसने बात करने के लिए कही थी, किसी का नुकसान तो नहीं किया था ना, किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई थी ना। शोभा की बात सुन सुरेखा चुप हो गई। तभी शनाया ने कहा, आंटी ये उस वजह से नहीं है जो आप बोल रही है। अनोखी की ये हालत सर के हरकत की वजह से नहीं हुई है। क्या मतलब? शोभा ने पूछा। सब शनाया को देखने लगे तो शनाया ने एक नज़र ऋषभ को देखा और फिर बोली, सर ने ऐसा पहली बार तो किया नहीं है, पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन तब ये ठीक थी। इसे सिर्फ फिजिकल चोट लगी थी, पर इस वक्त ये मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे ट्रॉमा अटैक आया है। ट्रॉमा अटैक? रिया और रोहित ने हैरानी से कहा। तो शनाया हाँ मैं कर हिलाते हुए बोली, हाँ ट्रॉमा अटैक। पास्ट में हुआ कोई ऐसा हादसा जो दिमाग में घर कर जाती है, जिसे याद कर हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हमें ट्रॉमा अटैक आता है और हम कुछ पलों के लिए उसकी वक्त को जीने लगते हैं। जब प्रवीण ने मुझे बताया कि अनोखी कैसा बिहेव कर रही थी तो मैंने अनोखी की हरकत को नोटिस किया। मैं तभी जान गई थी कि इसे ट्रॉमा अटैक आया है, इसलिए मैंने अनोखी के साथ वैसा बिहेव किया था, वो बातें कही थी। अगर मैं वैसा नहीं करती तो अनोखी कंट्रोल में नहीं आती और शायद वो खुद को नुकसान पहुंचा लेती। अनोखी के साथ जरूर कुछ हुआ था जिसके कुछ पल उसे याद आ गया है और इसी वजह से इसे अटैक आया है। क्या आज कुछ अजीब हुआ था इसके साथ? शनाया ने सबकी ओर देखते हुए पूछा तो सब ना में अपना कर हिलाने लगे। तभी शोभा याद करते हुए बोली, दोपहर के वक्त जब मैं इसके कमरे में आई थी तब इसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा था और ये घबराई सी थी, लेकिन जब मैंने पूछा तब इसने कहा कि इसने बुरा सपना देखा है और तो और ये सुबह से परेशान भी है। फिर उसके बाद ऋषभ की वो हरकत
इसके अलावा मैं नहीं जानती। मतलब ये जरूर सुबह से ही अपने पास्ट के बारे में सोच रही है, तभी इसे ये अटैक आया है। हमारा जानना जरूरी होगा कि वह कौन सा हादसा था जो इसके दिमाग में घर कर गया है, शनाया ने शांत लहजे में कहा। तभी रिया बोली, तो ठीक है ना, हम छोटी सी भाभी से ही पूछ लेंगे डायरेक्ट, और इस बार वो नहीं भी बताएगी ना तो भी जिद करके हम उसे बताने पर मजबूर कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलती से भी मत करना, शनाया ने तुरंत मना कर दिया और सबको समझते हुए बोली। होश में आने के बाद इसे याद भी नहीं होगा कि इसे अटैक आया था। नींद में जाने के पहले तक का ही याद होगा, और इसे इसके पास्ट का कुछ याद मत दिलाना। अगर ये खुद से कुछ बताएगी तो ठीक, वरना सामने से मत पूछना, और जितना हो सके इसे खुश रखना, इसे स्ट्रेस से दूर रखना। आखिरी के शब्द शनाया ने तिरछी नजरों से ऋषभ को देखते हुए कहा, और ये बात ऋषभ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। वो भले बातें शनाया की सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अनोखी के चेहरे पर टिकी थी, जो इस वक्त हल्की पीली पड़ गई थी। ऋषभ ने बिना किसी भाव के अपनी कठोर आवाज में कहा, शनाया इसे पूरी तरह चेक करो। इतना बोल वो कमरे से बाहर चला गया। शनाया ने शोभा को देखते हुए कहा, मैं भी यही करने वाली थी। आंटी, मुझे अनोखी को अच्छे से पूरी तरह चेक करना है, तो क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? हाँ बेटा, हम जाते हैं। क्या मैं रुक जाऊं तुम्हारी हेल्प करने के लिए? रिया ने पूछा तो शनाया मना करते हुए बोली,